नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो 26 मई बेहद खास तारीख। आज से ठीक 8 साल पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और उसके बाद एक लंबा समय गुजरा है उनके नेतृत्व काल का। तमाम तरह की उनकी उपलब्धियां हैं, तमाम तरह से बातें होती हैं, लेकिन आज हम बात कुछ अलग करने जा रहे हैं। बात होगी आने वाले जो 2 साल हैं उसमें क्या होने वाला है, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव की, आम चुनाव की। 24 की हम बात कर रहे हैं और 24 महीने ही बचे हैं 24 के चुनाव में। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में 70 की उम्र पार कर चुके लोगों को अब टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि 1955 के बाद से जो लोग जन्मे लोग हैं अब वो टिकट नहीं पा पाएंगे आगामी चुनाव में। तो इसका क्या असर रहेगा, क्या रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इन सारी बातों का जिक्र हम करेंगे और जानेंगे संजीव त्रिवेदी जी के साथ में। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि 70 पार को ना, यानी कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं। 70 की उम्र आपकी हो चुकी है, उससे पार हो चुकी है, तो टिकट नहीं मिलेगा। क्या रणनीति इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की आपको नजर आती है? हिमांशु, देखिए, पहले तो जानकारी दे दी जाए और फिर रणनीति भी समझ लेंगे। जानकारी ये है कि बुधवार को ये बैठक जेपी नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं उनके निवास पर हुई है रात में, और उस बैठक में कहा यही जाता है कि जो एकदम टॉप के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका ही अनुमोदन था कि इस बार जो इलेक्शंस हम लड़ने जा रहे हैं 24 महीने बाद 2024 में इलेक्शंस, उन चुनाव में जो टिकट वितरण होगा उस लिहाज से एज फैक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, इस तरह की बातें कभी भी इन ब्लैक एंड वाइट प्रेस रिलीज के जरिए कभी नहीं आएंगी, लेकिन ये जानकारी आई है कि इस बैठक में ये जानकारी साझा की गई। कई मंत्री, कई सांसद, कई पार्टी प्रभारी, ये लोग इस बैठक में मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। और इस बैठक में जो दिल्ली में हुई, ये एक तरह से अमूमन कन्वे कर दिया गया लोगों को कि 70 पार जो हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। अब 70 पार को टिकट नहीं दिया जाएगा, अर्थ ये हुआ, जैसा कि आपने बताया, 1955 के बाद के जितने लोग हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। उसके पहले अगर जन्म लिया है किसी ने तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में अभी 301 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 301 सांसदों में से आप ये समझ लीजिए 81 सांसद, 81 उनका पत्ता कट जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि 25% से ज़्यादा बिल्कुल सांसद चले जाएंगे। और भारत में जो राजनीतिक परंपरा है उसमें कहा यही जाता है कि पॉलिटिशियन नेवर रिटायर्स। तो ये एक नई चीज़ सामने आ रही है अगर इसे कार्यान्वित कर दिया जाता है। लेकिन साथ साथ ये जोड़ता चलूँ कि कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, पर जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक है कुछ अपवाद इसमें होंगे। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये परिपाटी रही है कि एक उम्र के बाद आपको जो है रिटायरमेंट लेना ही है, कि आप किसी पद पे नहीं रहेंगे। हालांकि आप मार्गदर्शक की भूमिका में पार्टी में हमेशा रहेंगे। आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। लेकिन ये जो परिपाटी अब चुनाव लड़ने वालों के ऊपर लागू की जा रही है, इसका असर क्या आगामी चुनाव में अच्छा पड़ने वाला है? क्योंकि नए लोगों को मौका मिलेगा, नया उत्साह आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जब नए लोगों को टिकट मिलता है तो एक नई तरह की लहर भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में जब वो लोग जुड़ेंगे तो पार्टी के लिए एक बेनिफिट ही होगा एक तरह से। देखिए, 2019 में जब चुनाव हुए, कलराज मिश्र उसमें दावेदार नहीं थे। उस वक्त ये नियम था कि 75 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उस लिहाज से हम कहें कि 75 वर्ष से उस सीमा को घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। एक तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है, 5 सालों में बहुत से नेता आ जाएंगे। और 75 से 70 करने के पीछे उद्देश्य जाहिर है वही है कि आप जब तक सीनियर्स को रिटायर नहीं करेंगे तब तक इस युवा देश में, जिसकी डेमोग्राफी यंग है, उसमें नए लोगों को मौके कैसे देंगे। देखिए, जिसको कहा जाता है ना बुजुर्गों का शासन, जेरेंटोक्रेसी, अगर
वो शासन में रहता है तो फिर क्या होता है, टॉप हेवी हो जाता है और नए लोग ऊपर नहीं आते हैं तो फिर वो शिथिल सा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी मान्यता है। और उदाहरण के तौर पर कई बार लोग कांग्रेस को साइड भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी में तमाम जो नेता हैं वो बड़े ही बुजुर्ग और सीनियर और अनुभवी, और उनके अनुभव का लाभ होता है, कुछ इस तरह की बात कह करके हमेशा वहाँ पर बड़े बुजुर्ग नेता और सीनियर नेता वहाँ अहमियत पाते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से नहीं चलना चाहती है। वो नए जो जनरेशन है उसकी उम्मीदों को, उसके एस्पिरेशंस को यथास्थान देना चाहती है। आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अनंत कुमार साहब बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और साउथ बैंगलोर से लगातार जीत रहे थे। बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हराया भी था, केंद्र में मंत्री थे, अडवाणी जी के ज़माने से नेता थे और वीरप्पा मोइली वगैरह जैसे नेता को हरा देते थे। तो अचानक से जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़ा ये सामान्य सा उम्मीद किया गया कि उनकी पत्नी या परिवार में किसी को टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी सूर्या को टिकट दे दिया, जो कि विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते थे और अपने फायर ब्रांड विचारों और बयानों के लिए जाने जाते हैं, काफी चर्चाओं में रहे हैं पिछले। और अब देखिए कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बना दिए गए, वो सीट जीत गए, और इस तरह से एक नए व्यक्ति को मौका दिया गया और लाया गया। तो वो पार्टी उस वक्त चैलेंज कर दी गई कि भाई फलां साहब गए हैं तो उनके बेटे को दे दी जाए, या रिटायर हो गए हैं तो उनके बेटे को दे दिया जाए। मृत्यु में तो एक सिंपैथी का लहर होता है, तो कभी कभी उस बात को तरजीह दी जाती है। पर साथ ही साथ इसमें देखिए कि कौन लोग आ रहे हैं हिमांशु, इस बात को भी देखिए कि आखिर इस तरह के फैसले लेने के बाद आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो बड़े लॉयल हैं विचारधारा के प्रति, और संगठन को उन्होंने सींचने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उनके टिकट कट रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो मानेंगे, क्या उनके लिए अपवाद होगा? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आने वाले दिनों में हमें पता चलता रहेगा। अच्छा, एक उम्र तो मोदी जी की भी हो रही है, शाह जी की भी हो रही है, अब नहीं अब शाह साहब की नहीं है, नहीं चलिए शाह साहब को इस चीज चलिए उनकी उम्र को नहीं, लेकिन मोदी जी की तो हो रही है। तो एक सवाल अक्सर जो है मैं भी कोशिश करता हूं कि लोगों से जान पाऊं भारतीय जनता पार्टी का, आप भी बात करते रहते हैं, मोदी जी के बाद क्या पार्टी किस तरफ? क्योंकि अभी तो मोदी जी हैं, हर तरफ मोदी जी छाए हैं, राज्य के चुनाव हो, निचले लेवल तक जो है कोई प्रधान के चुनाव होते हैं उसमें भी बात होने लगती है कि फला पार्टी से या फिर उनको समर्थन है। अब मोदी जी धीरे धीरे करके उनकी उम्र हो रही है, लेकिन जितना वो काम कर रहे हैं देश के लिए करते हैं वो अपने आप में बड़ा ही रोचक चीज़ है। लेकिन उनकी उम्र हो रही है, रिटायर वो भी होंगे, उसके बाद पार्टी क्या, 2024 के बाद क्या? अभी तो 2024 की ही बात नहीं, 24 इसलिए क्योंकि एक उम्र, क्योंकि हम लोग उम्र की जब जिक्र कर रहे हैं और लोकसभा में तो अपवाद की भी जिक्र कर रहे हैं, अपवाद उसमें होंगे, और कौन अपवाद होंगे ये बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी अपवाद होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए आज की तारीख में वो एक टिकट के दावेदार तो हैं नहीं, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिनके नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि चाहे वो सांसदी का चुनाव हो या फिर नीचे ग्रासरूट्स लेवल पे पंचायत के चुनाव हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्हें एज ब्रैकेट में रखा जाएगा या उस क्राइटेरिया विशेष में रखा जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। और इसीलिए वो क्लॉज शायद जोड़ दिया गया है कि कुछ अपवाद होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जाहिर है आज की तारीख में 71 साल के हैं, जब चुनाव होता रहेगा 2024 में 73 साल के होंगे, तो वो तो आज ही उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जी नहीं, ये अपवाद मूलतः प्रधानमंत्री के लिए ही है, पर अदरवाइज ये सोचा गया है कि 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो गई उनको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इसमें बड़ा पेच भी है, राजनाथ सिंह बहुत सीनियर नेता है, तो क्या वो अपवाद के दायरे में आएंगे या नियम के दायरे में आएंगे, देखने वाली बात होगी। तो ये फिर ऐसे तो जिनको केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा या फिर जिनको पसंद करेगा उनको उस क्राइटेरिया में नहीं लेके आएगा, ये तो फिर वही हो गई कि फिर वो नियम है किन लोगों के लिए, कि जो लोग नापसंद हैं केंद्रीय नेतृत्व को, उनके लिए है सिर्फ। इसको देखने का एक तरीका हो सकता है, पर इसमें तो ऐसे लोग भी आएंगे जो नापसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के सांसद हैं, वो
केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वो उस दायरे में आएंगे और मान लीजिए उन्हें नहीं मिलता है तो वो नापसंदगी की वजह से गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मंत्री हैं। और एग्जाम्पल देता हूं, आर.के. सिंह पूर्व गृह सचिव, अभी ऊर्जा मंत्री हैं, इतना बड़ा पद संभाल रखा है उन्होंने, लेकिन क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अब उन्हें नहीं अगर मिलता है तो आप ये तो कहेंगे कि नापसंदगी की वजह से नहीं मिली, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गिरिराज सिंह वो भी उस दायरे में आ जाएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा तो नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि गिरिराज सिंह तो बहुत अहम मंत्री हैं, तो मंत्री विशेष भी आ रहे हैं। हेमा मालिनी, अगर उन्हें नहीं मिलता है, हेमा मालिनी तो कहीं भी खड़ी कर दीजिए तो वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। मथुरा में 2 बार लगातार जीत भी चुकी हैं वो। तो ऐसे 81 सांसदों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर टिकट मिले तो दोबारा जीत सकते हैं। अच्छा, लेकिन मसला यहाँ है कि आप जैसे लोगों को मौका कब मिलेगा, नए लोगों को मौका कब मिलेगा। तो इस दायरे में वो फिट नहीं होते हैं। उन्हें टिकट देने का मतलब है कि दूसरा 5 साल उनका चला जाएगा। जो आज 32 साल का है या 35 साल का है वो 40 साल का हो जाएगा, और फिर जो वो उस अधेड़ आयु में प्रवेश कर जाएगा और फिर उसे मौका ही नहीं मिला। लेकिन राजनीति में तो कहते हैं कोई उम्र ये सब उम्र बढ़ती है तो राजनीतिक जो समझ है वो और डेवलप, ये मान्यता थी दूसरे दलों में, भारतीय जनता पार्टी में ये मान्यता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर हम कुछ ऐसे नेता जो कि बहुत सीनियर मोस्ट हैं या फिर 70 की एज क्रॉस कर गए हैं, जीत कर भी आ सकते हैं, उनकी हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, हम जिस कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे वो अपने आप जीत जाएगा। तो ऐसा हो भी तो रहा है कई जगहों पर, या ज्यादातर जगहों पर वैसे लोग जीत रहे हैं जो शायद जैसे विधायक का चुनाव नहीं जीत पाए थे। मैं उदाहरण देता हूं, गिरिराज सिंह विधायक का चुनाव कई बार नहीं जीत पाए थे, लेकिन जब भी सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा वो जीते। तो आप ये समझिए कि एमएलए का चुनाव जो लोग नहीं जीत पा रहे हैं वो सीधे एमपी जीत पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या ये सही परिपाटी है राजनीति के लिए? देखिए, इस देश में कुछ कड़े नियम तो लिए जाने ज़रूरी हैं। मैं कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता था। मैंने देखा है इसके पहले की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और स्वास्थ्य कारणों से वो बहुत विद्वान थे, पर उन्हें दिक्कत होती थी कार्य करने में। मान लीजिए कि उस सरकार में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बहुत अगाध अनुभव रखते थे। प्रणब मुखर्जी बहुत अनुभव रखते थे, बहुत सा मंत्रालय उन्होंने देखा था। लेकिन मैं देखता था उस समय जीओएम हुआ करता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष वही रहते थे। मान लीजिए कि कोई विषय है उसके ऊपर जीओएम बनाई गई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति सभी जीओएम का हेड रहेगा और सबके साथ वो न्याय कर लेगा? एक ही व्यक्ति कभी रक्षा मंत्री भी हो जा रहा है और कभी वित्त मंत्री भी हो जा रहा है। तो इस सरकार में कहा तो यही जाता है, पर इस सरकार में टैलेंट डेफिसिट की भी बात होती है कि अगर आप उम्र कम रखते हैं, कम अनुभवी लोगों को लाते हैं तो टैलेंट डेफिसिट हो जाता है और बहुत से ऐसे लोग जो कि उस पद के लायक नहीं है वो संभालने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है, अर्थव्यवस्था को लेकर के लगता है। एक बार मुझे याद है स्मृति ईरानी बना दी गई थी शिक्षा मंत्री, बाद में उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के मसला उठा। और मैं इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति स्वाध्याय से भी विद्वान हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट उनका ग्रेजुएट का भी नहीं था। तो लोगों को लगा कि वो वाइस चांसलर को जो कंट्रोल करेगा, जो मंत्री शिक्षा को दिशा देगा, पीएचडी स्कॉलर्स से बात करेगा, तो वो उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। फिर वो चला गया था। तो क्राइटेरियाज बदलती रहती हैं, लेकिन ये जरूर है, देखिए उम्र होता है पास में तो सीखने की ललक अगर हो तो बहुत चीजें सीख ली जाती हैं। पर सवाल ये उठता है कि उसकी ऊर्जा जो है वो हमेशा उसको मदद करेगी। उम्र ढलने के बाद वो ऊर्जा में कमी तो होती है और अनुभव ऊर्जा का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी उम्र होने के बावजूद जिस एनर्जी के साथ वो मंच पे खड़े होकर अपनी बात कहते हैं, जिस ठसक के साथ बात कहते हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो उनसे कम उम्र के हैं, वो अपनी बात मंच पे खड़े होकर सही से नहीं कह पाते। पर हर आदमी प्रधानमंत्री मोदी भी तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तो ये है ना कि सीखने की जरूरत है। इसमें उम्र का तकाजा हम देखिए 70 के हो गए हैं तो फिर अब नहीं कर पाएंगे। ये केवल उम्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है मसला। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, अब मान लीजिए कि 97-98 का दशक ईयर, उस वक्त दिल्ली में कभी भी विधायक का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री बने।
और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह से संभाला वहाँ पे, तो पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, 2007 के चुनाव जीत लिए, 2012 के चुनाव जीत लिए, 2002 के चुनाव के लिए तो गए ही थे यहाँ से, वो भी जीत लिए, उसके बाद फिर 2014 भी जीत लिया, फिर 2019 भी जीत लिया। और इस तरह से वो लगातार 20-22 सालों से जिस तरह से वो सत्ता में हैं, ये दुनिया में बहुत कम राजनीतिज्ञ कर पाते हैं। तो उनका हिसाब किताब बाकी के नेताओं से अलग है। बाकी के नेता चुनाव जीतने के लिए शायद चुनाव जीतते हैं और सोचते हैं कि चलिए ठीक है, मुकाम पा लिया, अब ठीक है, अब अगले चुनाव की तैयारी। यहाँ ये एक संस्थान में अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या बदल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो एक उदाहरण के तौर पर अब सामने हैं लोगों के, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। उनका काट विपक्ष के पास है नहीं, कोई नेता ऐसा खड़ा नहीं हुआ है अभी, तो उनकी बात शायद किसी भी क्राइटेरिया के दायरे में नहीं आती है। पर उनके द्वारा या उनके नेतृत्व में इस तरह के अगर नियम बनते हैं और इसमें वो बार बार जो फोकस करते हैं युवाओं पर, इंडियन स्कूल ऑफ बैंकिंग के कार्यक्रम में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने जिस तरह से एड्रेस किया, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बार बार बात हो रही है कि आप अपने पॉपुलेशन का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। पॉपुलेशन का मतलब है कि आप यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा कैसे उठाएंगे, वो समय रहते उठा लीजिए। कालखंड जो एक देश का है वो उसमें 20-30 साल बड़े मायने रखते हैं। यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज की तारीख में हिमांशु, कल को ये लाइबिलिटी होने वाली है, क्योंकि जब लोग बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड एज होम्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो ये युवा देश नहीं रह जाएगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है। जापान में आज बूढ़े ज़्यादा हैं, युवा कम हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास हम युवा देश हैं। तो शायद उसी को कैपिटलाइज करने के लिए और अनुभव के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम का अनुभव है, ये कोशिश की जा रही है कि नए लोगों के लिए ये नियम बना दिया जाए। ठीक है, ये तो रही पार्टी की बात। और इसमें जो 70 के पार हैं उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, इस 8 साल को कैसे देखते हैं? आखिरी में ये जानना चाहूँगा, देखिए आपका क्या। प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल है, ये पहले तो ये शुरुआती 8 साल इस तरह से बीते हैं कि जो परछाई है पिछले 70 सालों की, है ना, उससे कैसे निकला जाए, वो बहुत कुछ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें चाहिए टाइम, और वो टाइम 5 साल या 10 साल का नहीं, उन्हें चाहिए लंबा टाइम। और इसीलिए शायद उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है 2047 का, और ये अमृत काल और अभी 25 साल अभी शेष हैं 2047 में, हम 2022 में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसीलिए कोई अगला नेता हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि कोई अगला नेता आता भी है, कहा जाता है कि अब तो चुनाव ही नहीं होंगे, मोदी जी अगर बनते रहे नहीं तो अगर चुनाव ही नहीं होने तो मान लीजिए कि अगर पहले लोग मजाक में कहते हैं कि पहले ही नतीजा पता है कि देश इन्हें वोट करेगा, तो कैसे आप चुनाव में क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई दूसरे नेता आते हैं, व्यक्ति है, मानव है, कुछ भी हो सकता, तो वो एक ऐसी परिपाटी स्थापित कर देना चाहते हैं कि इसी पैटर्न पर देश चले 2027 तक। देखिए, इस बात को मानिए कि हम विश्वगुरु बन सकते हैं, हमारे पास नई पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, पर दुख, दर्द, गरीबी, गुर्बत, ये भी हमारी पहचान, और ये पहचान ख़त्म नहीं हुई है। ये पहचान जो अंग्रेज़ दे करके हमें गए थे, और लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, पर कालखंड जो 70 सालों का था, जहाँ से आपने सुई बनाना शुरू किया था, ट्रैक्टर नहीं बना करता था हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था, सुई नहीं बना करती थी, वहाँ से चल करके हम आज इतनी दूर आ गए हैं कि आज हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं। लेकिन अभी भी आप इस बात को देखिए कि जो आर्थिक विपन्नता है हमारे देश में, वो कायम है, और एक विजन की ज़रूरत है। उस विजन में ऊर्जा किसकी लगे, कौन लोग आगे आएँ, अगर उस बड़े पिक्चर में देखेंगे तो शायद ये बहुत सामान्य बात है कि नए लोगों को आना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से लोगों को दुख हो सकता है, आपके शहर के सांसद बदल सकते हैं, मेरे शहर के सांसद बदल सकते हैं, पर ये व्यक्तिगत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को उस शहर से दोबारा चुन लिया जाएगा। शायद ये विश्वास आ गया है प्रधानमंत्री मोदी में, और इसी कारण से ये नियम। बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और इतना बढ़िया एक्सप्लेन करने के लिए कि 24 महीने पहले जो है 24 की तैयारी हो रही है और कैसे होने वाली है।
और मेरा मानना भी यही है कि हर एक इंसान को अपने स्तर पे काम करना होगा। एक आम आदमी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अच्छे नेताओं को हम वोट दें ताकि वो आगे बढ़कर अच्छा काम कर पाएं। वो किस पार्टी से आते हैं या फिर किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। हालांकि राजनीति जब हावी होती है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पे विराम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ करने वाली है? आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, आप जो सोचते हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।